हेलो एवरीवन। कार्बन और उसके यौगिक नाम का टॉपिक हमारा चल रहा है। पिछली क्लास में हमने कार्बन के बारे में, उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कार्बन की एक और विशेषता, कार्बन की संयोजकता के बारे में। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कार्बन की संयोजकता के बारे में बात करेंगे। हालांकि पिछली वीडियो के अंदर हम बता चुके हैं संयोजकता के बारे में, संयोजकता क्या होती है, लेकिन इस क्लास के अंदर हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे कि संयोजकता का अर्थ क्या है। तो देखिए, किसी भी परमाणु के बारे में या उसकी संयोजकता के बारे में जानने के लिए हमें दो तीन बातों का पता होना जरूरी है। सबसे पहले संयोजी कोश, संयोजी कोश, संयोजी कोश के बारे में हम पता करेंगे। संयोजी कोश के बाद जो चीज हमें पता होनी चाहिए वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद जो बात हमें पता चलेगी वो है उस तत्व की या उस परमाणु की संयोजकता। संयोजकता। तो संयोजी कोश क्या होता है? जब हम किसी परमाणु को बनाते हैं या किसी परमाणु की संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ कोश पाए जाते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी भी परमाणु का जो सबसे बाहर का कोश होता है उसको हम संयोजी कोश कहते हैं। यानी संयोजी कोश का क्या अर्थ हुआ? किसी भी परमाणु का सबसे बाहरी कोश, सबसे बाहर की तरफ जो कोश पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? संयोजी कोश कहेंगे। उस संयोजी कोश के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उस संयोजी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन नाम दिया जाएगा। इस संयोजी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोश के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लीजिए किसी परमाणु के संयोजी कोश के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में या संयोजी कोश के अंदर मात्र 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी। किसी में 5 हो सकते हैं तो उसकी संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी। तो संयोजी कोश, सबसे बाहर के कोश को संयोजी कोश कहते हैं। संयोजी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उसके बाद आता है संयोजकता। इन संयोजी कोश के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों में से जितने इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया के अंदर या बंध बनाने के अंदर भाग लेते हैं उसे हम संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों में से मात्र वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लें, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लें या पार्टिसिपेट करें उसको हम उसकी संयोजकता कहेंगे। उदाहरण के लिए किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में यदि 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 5 हैं, लेकिन उन 5 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग ले रहे हैं तो उस परमाणु की जो संयोजकता होगी वो 3 होगी, ना कि 5 होगी। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में यदि 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन उनमें से यदि बंध बनाने में 2 ही परमाणु भाग ले रहे हैं तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 6 है लेकिन उसकी संयोजकता 2 होगी। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में यदि 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं तो उसके संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे और उसकी संयोजकता भी 4 होगी। अब इस चीज को थोड़ा और हम समझें कि देखिए संयोजी कोश कैसे पता चले, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे पता चले या उसकी संयोजकता कैसा पता चले। तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा आगे और देखते हैं। कुछ परमाणु हम लेंगे, 1 से लेकर 10 तक के परमाणु हम ले लेते हैं और उनका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करें तो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हम समझ सकते हैं कि संयोजी कोश क्या है या किसी परमाणु का संयोजी कोश कौन सा है, उसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, और उससे फिर संयोजकता पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे 1 नंबर पर जो परमाणु है उसका नाम है हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम, 4 नंबर पे बेरिलियम, 5 नंबर पे बोरॉन, 6 नंबर पे कार्बन, 7 नंबर पे नाइट्रोजन,
8 नंबर पे ऑक्सीजन, 9 नंबर पे फ्लोरीन, 9 नंबर पे फ्लोरीन, और नियोन आता है 10 नंबर पर। उदाहरण के लिए हमने 10 परमाणु लिए। अब हमें देखना है कि कौन से इलेक्ट्रॉन के अंदर संयोजी कोष कौन सा है और संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उसकी संयोजकता कितनी है, ये हम देखेंगे। तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, परमाणु के अंदर इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन होगा, क्योंकि 1 नंबर पे है। जब परमाणु उदासीन अवस्था में होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, और कोई परमाणु जितने नंबर पे है या उसका परमाणु क्रमांक जितना है वो उसके प्रोटॉन को बताता है। यानी ये यदि 9 नंबर पे अर्थात इसके अंदर 9 प्रोटॉन है, और क्योंकि उदासीन है, किसी प्रकार का आवेश नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे। सभी परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होगी यदि वो परमाणु उदासीन अवस्था में है। तो हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाना है, वो पहले कोष के अंदर आ जाएगा, तो पहले कोष के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। हीलियम 2 नंबर पर है, पहले कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, तो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पहले कोष में आ जाएंगे, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। लिथियम 3 नंबर पर है, इसमें हमें 3 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, पहले कोष के अंदर अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहले कोष में नहीं आ सकते। पहले कोष में 2 आ सकते हैं, दूसरे कोष में 8 आ सकते हैं, तीसरे कोष में 18 आ सकते हैं। इस प्रकार से हमें याद रखना है, या एक इसका फॉर्मूला भी है, वो भी बता देंगे कैसे पता चलेगा कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 3 में से आप जानते हैं कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ गए, बचा 1, वो दूसरे कोष में आएगा। बेरिलियम के अंदर 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, पहले कोष में 2 आ सकते हैं, दूसरे कोष में बचे हुए 2 आ जाएंगे। बोरॉन 5 नंबर पर है, पहले कोष में 2 आ सकते हैं, बचे हुए 3 दूसरे कोष में आएंगे। उसी प्रकार कार्बन 6 नंबर पे है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बचे हुए 4 दूसरे कोष में आएंगे। नाइट्रोजन के अंदर 7 है, पहले कोष के अंदर 2 आ सकते हैं, दूसरे कोष के अंदर 5 आएंगे। ऑक्सीजन पहले कोष में 2 आ जाएंगे, दूसरे कोष में बचे हुए 6 आ जाएंगे। नाइट्रोजन फ्लोरीन 9 नंबर पर है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और नियोन 10वें नंबर पर है, पहले कोष में 2 और 8 किसमें आ जाएंगे, दूसरे कोष में आ जाएंगे। तो इसमें हमने देखा हाइड्रोजन के अंदर एक ही कोष है, हीलियम के अंदर भी एक कोष है, लिथियम के अंदर पहला कोष और दूसरा कोष। ये दूसरे नंबर का कोष जो होगा, सबसे बाहर का कोष, ये इसका संयोजी कोष होगा। बेरिलियम के अंदर भी दूसरे नंबर का कोष संयोजी कोष है, बोरॉन के अंदर भी दूसरे नंबर का कोष संयोजी कोष है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन सभी के अंदर दूसरे नंबर का जो कोष है वो संयोजी कोष है। यानी कि सभी परमाणुओं के अंदर जो संयोजी कोष होगा वो कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का संयोजी कोष है, क्योंकि सबसे बाहर का कोष होगा। इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कोई हमसे पूछे कि कौन से परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, कार्बन के अंदर संयोजी कोष दूसरे नंबर का है, पहले नंबर का कोष तो ये है, दूसरे नंबर का कोष ये है, ये 2 और 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो संयोजी कोष बाहर का कोष है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के अंदर दूसरा कोष संयोजी कोष है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ये कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी प्रकार से ऑक्सीजन के अंदर दूसरा कोष संयोजी कोष होगा, और इस संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखकर हम बता सकते हैं उसका संयोजी कोष कौन सा है, उस संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अभी हमने संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना, लेकिन संयोजकता के बारे में हमने अभी भी नहीं जाना कि संयोजकता कैसे तय होगी। अब इस कार्बन के अंदर संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है 4, नाइट्रोजन में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है 5, ऑक्सीजन में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है 6। तो क्या इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे, या फिर इस नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे, या इस ऑक्सीजन के 6 बंध बनाने में भाग लेंगे। यदि हमें यह पता चल जाए कि कोई परमाणु बंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉनों को भाग ले रहा है, या किसी परमाणु के कितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, तो हम उसकी संयोजकता बता सकते हैं। इसको जानने के लिए एक नियम है, आफबो का सिद्धांत बोलते हैं उसको, हालांकि 11वीं क्लास के अंदर आता है। उसमें ये बताते हैं कि कोई भी जो परमाणु है वो अपने बाह्यतम कोष में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लाना चाहता है,
स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो उसको हम स्थायी इलेक्ट्रॉन मानते हैं या स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मानते हैं। तो प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोष में या तो 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है या फिर 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। अब उसके लिए वो अपने बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को त्याग भी सकता है, ग्रहण भी कर सकता है या फिर उनका साझा भी कर सकता है। तो इस प्रक्रिया के अंदर, त्यागने के अंदर, ग्रहण करने के अंदर या साझा करने के अंदर कोई भी परमाणु अपने जितने इलेक्ट्रॉनों का भाग लेगा वो उसकी संयोजकता कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। तो ये अपने इन चारों इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा दूसरे परमाणु के साथ, इसलिए इसकी जो संयोजकता होगी वो 4 होगी। इसकी जो संयोजकता होगी वो क्या होगी? 4 होगी, क्योंकि ये अपने बाह्यतम कोष के या संयोजी कोष के 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हैं और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। तो इन 5 में से यह मात्र 3 इलेक्ट्रॉनों का दूसरे परमाणु के साथ साझा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं करेगा, यानी कि 5 में से मात्र 3 इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेंगे। तो इसकी जो संयोजकता होगी, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी आएगी? 3 आएगी, यानी नाइट्रोजन 3 बंध बनाएगा। उसी प्रकार जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, संयोजी इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 6 है, लेकिन स्थायित्व के लिए इसके पास मात्र 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ती है। अब इन 6 में से ये मात्र 2 इलेक्ट्रॉनों का ही साझा करेगा, इसलिए ऑक्सीजन की जो संयोजकता आएगी वो क्या आएगी? 2 आएगी। ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, द्विबंध बनाता है। तो इस प्रकार से संयोजी कोष, संयोजकता और संयोजी कोष, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता के बारे में हम पता कर सकते हैं। इस चीज को थोड़ा सा और देखिए अपन, हम कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनके इलेक्ट्रॉन बिंदु आरेख बनाकर थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कार्बन 4 बंध बनाता है, नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है और ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है। अभी हमने ये कार्बन परमाणु लिया और ये इसका संयोजी कोष, सबसे बाहर का कोष लिया। कार्बन के संयोजी कोष के अंदर हम जानते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने देखा था पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। और स्थायित्व का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोष में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहता है, यानी या तो 2 लाना चाहता है या 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 4 की अभी भी कमी है। तो अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए ये अपने चारों इलेक्ट्रॉनों का दूसरे परमाणु के साथ साझा कर सकता है। उदाहरण के लिए ये एक हाइड्रोजन परमाणु है और इस हाइड्रोजन परमाणु के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस कार्बन के साथ साझा करते ही हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो उसके अंदर स्थायी इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएगा। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए मौजूद है, इसलिए 4 हाइड्रोजनों के साथ साझा कर सकता है। ये हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु लिया और इस हाइड्रोजन के साथ जो उसका 1 इलेक्ट्रॉन था वो साझे में आ गया। इस इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन का तीसरा परमाणु आएगा और ये हाइड्रोजन का संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार ये हाइड्रोजन का चौथा परमाणु और ये उसके संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से संरचना में हम देखें तो इस कार्बन के अंदर जो केंद्रीय परमाणु कार्बन, उसकी यदि इलेक्ट्रॉन गिने, ये साझे के इलेक्ट्रॉन अब दोनों परमाणुओं के साथ गिने जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ भी हैं और इस कार्बन के साथ भी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ हैं। इस प्रकार से चारों पर ये नियम लगता है। तो इस प्रकार साझा करने से इस कार्बन के पास 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गए और साझा करने से प्रत्येक कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन भी हो गए, दोनों की शर्तें पूरी हो गई। इस प्रकार से कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे संयोजी कोष में, उसने चारों का इस्तेमाल किया, इसलिए कार्बन की संयोजकता 4 आएगी, 4 बंधु बना सकता है कार्बन। और इसने अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन के साथ साझा किया था, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे और ये जो यौगिक बना इसका नाम है मेथेन। वो हम IUPAC नामकरण करेंगे इन परमाणुओं के, उस समय देखेंगे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब आएगा। इस प्रकार से कार्बन की संयोजकता 4 हमने देखी। इसी प्रकार नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन भी अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। अब क्योंकि अभी नाइट्रोजन की संरचना हमने देखी, ये नाइट्रोजन है
और नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में या संयोजी कोश में हम देख चुके हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। तो हमें नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन बना देने हैं, 1 2 3 4 और 5। अब जब तक इस परमाणु के पास, नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कोश में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते, तब तक ये अस्थायी है, तब तक ये क्रियाशील है, क्रिया करेगा। अब क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए मात्र 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ रही है, 5 इसके पास है, 2 और 3 5, मात्र 3 की कमी पड़ रही है। तो इस 3 के लिए ये अपने इन 3 इलेक्ट्रॉनों का दूसरे परमाणु के साथ साझा करेगा और साझे में आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ गिने जाएंगे, तो इसकी संयोजक कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ साझा किया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ साझा किया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ साझा किया और इसके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसने रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लिए, यानी कि नाइट्रोजन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन तो 5 थे, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में या बंध बनाने में मात्र 3 इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिया। इसलिए नाइट्रोजन की जो संयोजकता होगी वो 3 होगी, नाइट्रोजन 3 बंध बनाएगा। ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर ये 1 इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे कैसे बचा रहेगा, इसने रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लिया। और जो ये 3 है हाइड्रोजन के साथ इसने साझे किए, वो इसके 3 बंध बन जाएंगे। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी आई, 3 आई, क्योंकि इसने 3 बंध बनाए, ये हाइड्रोजन के साथ बनाए। ऐसा करने से देखिए 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और हाइड्रोजन को स्थायित्व के लिए मात्र 2 चाहिए। ऐसा करने में इस हाइड्रोजन के 2 पूरे हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन के 2 पूरे हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो रहे हैं। तो यानी कि जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, क्योंकि नाइट्रोजन अपने संयोजी कोश के मात्र 3 इलेक्ट्रॉनों को ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने देता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन की संयोजकता भी समझा जा सकता है। वीडियो हालांकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम ऑक्सीजन की संयोजकता को भी समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन के संयोजी कोश के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के ये हमने सबसे बाहर का जो कोश बनाया संयोजी कोश है, इस संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 6 में से 2 ऊपर 2 नीचे 4 और मात्र 2 हमने अलग बनाए। 2 अलग क्यों बनाए, क्योंकि अब इसको अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं और 8 इलेक्ट्रॉन करने में मात्र इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी आ रही है, तो इसलिए अपने मात्र 2 इलेक्ट्रॉनों का ही साझा करेगा। 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा इसने हाइड्रोजन के साथ किया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ किया और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस प्रकार देखेंगे ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हालांकि ऑक्सीजन के पास संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन तो थे 6, लेकिन इसने बंध बनाने में मात्र 2 इलेक्ट्रॉनों का भाग लिया। H को H2 बोलते हैं, इसको जल बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म जिन्होंने रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लिया वो इस ऑक्सीजन के ऊपर इस प्रकार से ऊपर और नीचे व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद उसके संयोजी कोश का पता कर सकते हैं, संयोजी कोश में पाए जाने वाले संयोजी इलेक्ट्रॉनों का पता कर सकते हैं और उन संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से कितने रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हमें पता हो तो संयोजकता का भी पता कर सकते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हमने एक्स्ट्रा आपको बताया है, लेकिन हमें जो मुख्य रूप से पता होना चाहिए था वो कार्बन का पता होना चाहिए था कि कार्बन की संयोजकता जो है 4 क्यों है। हालांकि उसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। इसलिए कार्बन 4 अन्य परमाणुओं के साथ साझा करता है और अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। इसलिए कार्बन की संयोजकता 4 है, क्योंकि कार्बन के चारों परमाणु चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन की संयोजकता 4 पाई जाती है। तो ये आशा करता हूँ कि जो आज का वीडियो है आपको जरूर समझ में आया होगा और संयोजकता का जो कंसेप्ट है वो भी आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।